बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा वेनिस और ओटमन एम्पायर के बारे में हमने बात करनी है। ठीक है। इसमें दरअसल ये है कि हमने अभी तक ना बहुत सारे इंट्रैक्शंस पढ़े हैं एम्पायर का दूसरे एम्पायर के साथ। हमने पर्शियन और रोमन एम्पायर का इंट्रैक्शन पढ़ा, हमने ग्रीक्स को भी देखा। और मतलब उनकी एक सिटी स्टेट्स थी, लेकिन वो एक बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल था जो डिफरेंट सिटी स्टेट्स इंटरेक्ट करी थी पर्शियंस के साथ। और इस तरह हमने डिफरेंट इंट्रैक्शंस देखे हैं शहरों के साथ और एम्पायर के साथ। जो आज हमने इंटरेक्शन देखना है वो है एक सिटी जो वेनिस है और एक एम्पायर जो कि ओटमन एम्पायर है। उन दोनों के दरमियान का इंटरेक्शन को स्टडी करना है, उनके इंटरेक्शन को। और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप था, जो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप जो दोनों के दरमियान कायम हुआ था, उससे दो बड़ी चीजें जो हुई थी, जिसमें पर्टिकुलरली यूरोप के बारे में जो बड़ी चीजें हुई थी, वहां तक हमने स्टोरी को लेके आना है। हमने बेसिकली देखना है कि यूरोप, हम कहते हैं ना, यूरोप का एकदम वो स्पार्क हुआ 1400 यानी 1400 एडी में, 1500 एडी में। और यूरोप ने तरक्की शुरू कर दी। और उसके बाद ही अमेरिका का भी लैंड इनको मिला था, कोलंबस को, और ये वाला सारा कुछ। तो वो जो वाकयात है ना, उनको जो उनका जो कैटलिस्ट बना जिसकी वजह से वो वाकयात हुए, वो ये इन दोनों कौमों का इंटरेक्शन है। और हमने वो देखना है कि ये इनका इंटरेक्शन लीड कैसे करेगा यूरोप की तरक्की की तरफ। अल्टीमेटली तो हम वहीं तक लेके जा रहे थे हिस्ट्री को, और हमने एंड भी वहीं पे करना है। तो ये है, क्योंकि फिर आगे हमने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रशियंस की हिस्ट्री को देखना है। रशियंस की हिस्ट्री अभी तक हमने स्टडी नहीं की, तो वो तो ओवरऑल हिस्ट्री की बात हो जाएगी। तो सबसे पहले ना, जो हमारा पहला इसमें एरिया है वो है वेनिस का एरिया। पहले तो ना मैप पे वेनिस में आपको दिखा देता हूँ कि किधर है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बारे में। कि ये हमने अभी तक रोम के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और रोम तो हमने देखा है कि रोम इटली में है, और इटली में इस एरिया में रोम है। बट रोम के साथ यहाँ पे हमने कहा था कि रवेना वाला इलाका है, और यहाँ पे मिलान का इलाका है, जहाँ पे कैपिटल शिफ्ट हुआ है। तो पहले यहाँ पे किया था कैपिटल, एंड देन इट केम हियर। वेनिस यहाँ पे है। बेसिकली ये एड्रियाटिक सी जो है ना, इस सी के बिल्कुल एंड पे जो लैंड का पीस आता है उसको वेनिस कहते हैं, वेनिस। और वेनिस यहाँ पे लोकेटेड है। वेनिस जो है ये एक सेंटर ऑफ ट्रेड था उस दौर के अंदर। ठीक है। और वेनिस को, अगर वेनिस का मैं ना आपको जरा क्लियरली दिखाऊं इसका, तो एक मिनट। हम्म, ये है वेनिस का स्ट्रक्चर। सो वेनिस जो है ना, ये एक ये देखने से को नजर आएगा, या इसको इधर से भी देखें, कि एक फ्लोटिंग सिटी लगता है। वेनिस सिटी पानी के ऊपर ही बिल्ड हुआ हुआ है। और बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर ये शहर आबाद था, और अभी तक है। और ये बिल्डिंग्स बनी हैं, स्ट्रक्चर्स बने, तो ये, लेकिन दूर से अगर इसको देखें तो ये लग इसी तरह रहा है कि जैसे पानी के ऊपर एक बस फ्लोटिंग सिटी है जो पानी के ऊपर खड़ा है, जो इवन तो ये आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे लैंड मैसेज हैं जिनके ऊपर ये सिटी बिल्ड हुआ हुआ है। और ये एक फ्लोटिंग सिटी है, और ये ऑन द सी है, यानी एड्रियाटिक सी के साथ इसका बिल्कुल कनेक्शन डायरेक्ट है। तो वेनिस जो है ना, वो बिल्ड ही बिल्कुल डिजाइन ही इस तरह के लिए हुआ हुआ है, जैसे ट्रेड के लिए। क्योंकि ट्रेड पानी के थ्रू हो रही थी। हमने पिछले हफ्ते इंडियन ओशन ट्रेड में, पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि ट्रेड वाटर के थ्रू कैसे हो रही थी, वाटर पानी में, और थ्रू द सी बेसिकली। और सी बॉन्ड ट्रेड को आज हम यहाँ देखते हैं कि वेनिस तो बिल्ड ही सी बॉन्ड ट्रेड के लिए हुआ, उसका डिजाइन ही, स्ट्रक्चर ही इस तरह का है। और बिल्कुल इसी वजह से वेनिस ट्रेडिंग में बहुत माहिर था और बहुत आगे तक गया। एक और भी वजह थी वेनिस का ट्रेडिंग की तरफ रुख, वो ये था कि वेनिस जिस तरह आपको नजर आ रहा है, वेनिस इज नॉट डिजाइंड टू बी अ एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज उसका कोई लैंड फर्टाइल नहीं है। ये आइलैंड्स हैं छोटे छोटे जिनके ऊपर शहर आबाद है सारा। अब इस शहर के अंदर आप एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते, फसलें तो नहीं उगा सकते, तो आपको नेबरिंग जगहों से ही खाना और ये ग्रेन और ये उनके लैंड को यूज करना पड़ेगा। और आपको इसके लिए, और इनके पास जो मेन कंपोनेंट था वो थी फिश, क्योंकि ये पानी के करीब रह रहे हैं तो इनके पास फिश ही थी। तो इनको एक ही चीज पे रिलाई करते थे, वो थी ट्रेड। तो बेसिकली इनके पास एक तो सी का रीजन जिस तरह स्ट्रक्चराइज्ड है सिटी, और दूसरा ये कि इसके पास रिसोर्सेज ही ऐसे थे कि इसको ट्रेड करनी इसकी मजबूरी हुई। तो वेनिस हमारा पहला प्लेयर है जो कि ट्रेड करता था। अब वेनिस के अंदर ना कोई मोनार्की या कोई एम्पायर नहीं था, बिकॉज आई सेड कि एक सिटी है। तो ये एक सिटी स्टेट भी नहीं कहेंगे, बिकॉज इट्स नॉट कंप्लीट सिटी स्टेट इस तरह। इसको बदले सिटी स्टेट समझ भी लें इस सेंस में, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन सिटी स्टेट की अभी तक की है उसके हिसाब से सिटी स्टेट ही है। तो वेनिस एक सिटी स्टेट समझें, और इसमें जो सिस्टम था वो एक रिपब्लिक का सिस्टम था। वेनिस में रिपब्लिक, रिपब्लिक जो हमने कहा था कि बेसिकली गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, लोग इलेक्ट
सकते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स, जो इलेक्ट किए जाएंगे लोग, उनको दे विल बी आंसरेबल टू द पीपल, बिकॉज पॉपुलस उनको इलेक्ट करती है, स्पेशली मेल पॉपुलस। उस दौर में औरतों को तो यूरोप में राइट्स नहीं दिए जाते थे, तो मेल पॉपुलस इन फिगर्स को इलेक्ट करेगी, और वो जो है वो रूल करेंगे। ये जो फिगर रूल करता है, जो आपको पिक्चर में सामने नजर आ रहा है, इसको डोज कहते थे, DOGE, डोज। ठीक है। इनका जो हेड होता था स्टेट का, उसका नाम था डोज, और वो टर्बन पहनता था जैसे सर पे उसके, आप देखेंगे, और वही इनका जो एक स्टाइल था पहनने का। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, वेनिस। कोई अभी तक वेनिस के बारे में क्वेश्चन हो तो पूछे। वेनिस का रोम के साथ क्या ताल्लुक था? इटली, आई मीन जो ये एरिया था उससे कोई ताल्लुक था? नहीं, रोम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बेसिकली इटली के अंदर आता है ना वेनिस। इधर अगर देख, स्टार नहीं, मैं जहाँ यही बना। पूछना चाह रही हूँ, तो इन्होंने रोमन्स ने इसको क्यों नहीं किया? रोमन ने इसको ऑक्यूपाई किया, ऑब्वियसली रोमन ने एरियाज को किया, लेकिन हम अब उस दौर में आ गए एज में जिसमें रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो कब का अच्छा, तबाह ये हो चुका फ्री है, हो और चुका है। ये फ्री हो चुका है। और ओके। ईस्टर्न रोमन एम्पायर की यहाँ तक पहुंची ही नहीं है, मतलब वो कंट्रोल ही नहीं पहुंचा, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर अपने वो है, ये बेसिकली जो अब मैं वेनिस की बातें बता रहा हूँ, ये फोर्थ क्रूसेड के बाद है। ये वो क्रूसेड जिसमें कॉन्स्टेंटिनोपल पे क्रूसेडर्स ने ही हमला कर दिया था, और उल्टा अपने ही क्रिश्चियन लैंड पे हमला किया था, तब मतलब ब्राइजेंटीन एम्पायर भी वीक हो गया था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर बहुत ही वीक हो गया था, ये वो दौर चल रहा है। तो उसमें वेनिस जो है वो बहुत फ्लरिश कर रहा था इस दौर में, इंडिपेंडेंट, और कोई इसके ऊपर रिस्ट्रेंट नहीं। ठीक है। तो अब हमारा जो दूसरा प्लेयर है, वो है हमारा जो दूसरा की करेक्टर है, वो है ओटमन एम्पायर। जो ओटमन एम्पायर है ना, वो इतना वास्ट एम्पायर है, और ये बेसिकली इसको ये एक इस्लामिक एम्पायर था और तुर्कों का एम्पायर था, तो जो तुर्क मुस्लिम थे उनका ये बेसिकली एम्पायर था। और ये स्टार्ट हुआ था 1300 AD में। तो ये 1300 AD में स्टार्ट हुआ था, और ये 1923 तक, कुछ कहते हैं 1990 तक, बट 1923 तक रफली, बिकॉज 1923 में बिल्कुल हटा दिया गया था इनके सुल्तान को, कि इनके जगह का जो हेड होता था उसको सुल्तान कहते हैं। तो सुल्तान को बिल्कुल जब हटाया गया तो 1923 रफली टाइम बन रहा था। सो राउंड अबाउट 623 ईयर्स तकरीबन इन्होंने हुकूमत इस वास्ट एरिया पे। और ये शुरू हुए थे एज अ स्मॉल, जो तुर्की में एज अ स्मॉल सिटी स्टेट के तौर पे, और फिर ये एक्सपैंड करते गए करते गए करते गए, और इन्होंने और नेबरिंग एरियाज को भी ऑक्यूपाई किया। और ये इतनी टेरिटरी जो रेड में आपको नजर आ रही है, सारी इन्होंने एक्सपैंड की। और यहाँ पे अगर मैं, यहाँ बल्कि लेबल्ड भी है तो इसलिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने के लिए, कि ये बेसिकली यहाँ स्टार्ट हुए थे, जहाँ पे अनातोलिया के अंदर, समवेयर अराउंड हियर। मैं एग्जैक्ट जगह का मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बता रहा बिकॉज वो बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अराउंड, बट ये यहाँ शुरू है, स्पेशली वो नाइसिया जो जगह थी जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते पढ़ा, निकिया भी कहते थे उसको, वो इजनिक भी कहते थे, तीन तरह के नाम है उसके, उसको इजनिक, निकिया और नाइसिया तीनों कहते थे। जो काउंसिल ऑफ नाइसिया पढ़ा था, वो नाइसिया तकरीबन इधर है, तो एज पे। तो इधर ये इधर से स्टार्ट हुए थे तकरीबन ये ऑटोमन एम्पायर, और फिर ये स्प्रेड किए, मतलब ये साउथ भी नीचे गए, इन्होंने इजिप्ट की टेरिटरीज भी जो है ऑक्यूपाई की। ठीक है। और इसके साथ साथ ये इधर बगदाद तक, और ये वाला ये वो दौर है जहाँ पे ना हमारे अब्बासी हुकूमत खत्म हो चुकी है, और क्या नाम है आपके, जो इजिप्ट में जो ममलूक थे उनकी भी हुकूमत तकरीबन एंड की तरफ चली गई, और अल्टीमेटली वो भी खत्म हो गए, इजिप्ट में हुकूमत भी चली गई है। और ये अब वो दौर था, तो इसलिए इन्होंने सारी ये हिजाज का इलाका, मक्का मदीना का इलाका, ये सारा टेरिटरी, ये सारी इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी। एंड दे इवन एंटर्ड बेसिकली इजिप्शियन जो अफ्रीकन टेरिटरी है, जो एंड पे ये अल्जेरिया और ट्रेपियोली वाला इलाका। एंड ये है कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके बारे में हमने अभी तक बात की है, जो बैजेंटीन एम्पायर की सेंटर था, बैजेंटीन एम्पायर का। अल्टीमेटली इन्होंने उसको भी कॉन्कर किया, हम आगे जाके पढ़ते हैं कि क्या हुआ उस पूरे वाक्य का। और ये वाले बेसिकली, ये इन्होंने सारा बैजेंटीन एम्पायर जो था, जो ग्रीस था, ये नीचे ग्रीस नजर आ रहा है, जो टेरिटरीज जितनी अभी तक हमें हमने जगह पड़ी है, सारी इन्होंने ऑक्यूपाई की। सो इट्स अ वेरी वास्ट, और ये बिग एम्पायर है ओटमन एम्पायर जो है। और इसके साइज का भी है ये, और ये इन्होंने अराउंड 600 ईयर्स इन्होंने हुकूमत की। अब इनकी रूट्स कहाँ से शुरू होती हैं? ये पहले जो थे ना, ये पेस्ट्रल नोमैड्स थे, ये मतलब वो ही कबायली लोग थे, जैसे मंगोल थे ना, उसी तरह के ये भी कबायली लोग थे, ये तुर्क थे, और तुर्क कबीलों की शक्ल में रहा करते थे। और इनके ही तुर्कों में एक जो कबीला पहले भी हमने पढ़ा, जो सल्जूक एम्पायर था, उसके बारे में, जिन्होंने जंग भी की थी, जिसकी वजह से क्रूसेड शुरू हुई थी अल्टीमेटली, वो भी एक एम्पायर था, वो तुर्कों का ही एम्पायर था वो भी।
और ये अब दूसरी दफा तुर्कों का एम्पायर बना है, सबसे लेटर एज मतलब लास्ट इस्लामिक एम्पायर जिसको सो कॉल्ड इस्लामिक एम्पायर यही था, ओटमन एम्पायर। उसके बाद कोई इस्लामिक एम्पायर नहीं आया, इवन तो मुगल थे वो, लेकिन मुगलों का तो हमें पता कि एक और ही इशू चल रहा था, तो हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे इस डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में, अभी इनकी बारे में बात करेंगे। तो ये नोमैड्स थे, और इन्होंने अनलाइक मंगोल जो अपने ट्रेडिशंस को उन्होंने कायम रखा, वो टेंट्स में रहते थे, वो किया इन्होंने अपने जो ट्रेडिशंस है उनको चेंज किया, और उन्होंने बड़ी बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर्स बना के और बड़ी बड़ी सिटीज बिल्ड किए, और वहां पे ये रहने लग पड़े। सो इन्होंने अपनी पेस्ट्रल रूट्स को भी मेंटेन किया, लेकिन इन्होंने ये अर्बनाइज भी कर लिया अपने आप को, ये बेसिकली सिटीज में आकर कंट्रीज में आके चेंज भी हो गए इस तरह। अब यहाँ ना एक और बात है कि इनको जो इस्लाम पहुंचा है ना, ये शुरू में तुर्क जो थे ना, ये जब कबीले थे, ये असली मर्सनरीज के तौर पे हमारे लिए काम करते थे। उमैयद और अब्बासियों के दौरों में तुर्क हमारे लिए एज मुस्लिम अरब्स के लिए ये मर्सनरीज थे। मर्सनरीज मतलब ये हायर किए जाते थे लड़ाइयों के लिए, जंगों के लिए, और ये बॉर्डर पे रहते थे। मतलब ये जहाँ पे ब्लैक सी है ना, ये यहाँ कहीं पे इधर ऊपर बॉर्डर की तरफ रहा करते थे तुर्क जो थे। तो बाद में इन्होंने मर्सनरीज के तौर पे इन्होंने हमसे इंटरेक्ट किया, उसके बाद इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो जो इनको मेजरली इस्लाम का वर्जन पहुंचाया गया, वो वाला वर्जन था जो अब्बासियों के पास। और जब तक अब्बासियों की हुकूमत आई है, तो उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था। उससे पहले आप देखें कि करबला का वाकया हो चुका है, उससे पहले बहुत सारी चीजें हुई हैं, ऐसे वाकया जिनकी वजह से इस्लाम का जो असल वर्जन जो सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ रहा था, वो काफी डिस्टॉर्ट कर दिया गया था। और इस सेंस में ये बात भी है कि वो दरमियान में ऑब्वियसली रिफॉर्मर्स आए, जो जैसे चारों इमाम है, उन्होंने कोशिश की, और भी फिगर है जिन्होंने कोशिश की कि वापस रूट्स को जोड़ा जाए ना सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन जो वो, और उनको इसलिए मारा भी गया, उनको टॉर्चर भी किया गया, उनको तंग भी किया गया इस वजह से कि वो कनेक्शन करे, वो बासी इस्लाम या उमैयद इस्लाम से निकाल के असल इस्लाम की तरफ लेके जाते, कि ये वर्जन नहीं होगा ना कि हम बड़े महलों में रहने का जो कल्चर आ गया, वर्जन स्टाइल का एक जो बन गया। लेकिन जो ये तुर्क थे, इनको जो वर्जन मिला इस्लाम को, वो सारा अब्बासियों वाला इस्लाम, वो इस्लाम था जो अब्बासी जो यूज कर जिस इस्लाम के अंदर वो थे। तो उन्होंने वही देखा था अब्बासी और मैयत को, कि ये बड़े महलों में रहते हैं, इनके जो सुल्तान है, लीडर हैं, वो बड़ा ही लेविश कपड़े पहनते हैं, लेविश तरीके से रहते हैं। और उन्होंने चार चार शादियां की हुई हैं, और उसके साथ मल्टीपल कॉन्क्यूबाइंस रखी हुई हैं, स्लेव्स हैं उनकी, स्लेव गर्ल्स रखी हुई हैं। और ये वो वाली नहीं थी जिनको आप जंग की वजह से आपने रखी हुई हैं, ये इसलिए थी क्योंकि सुल्तान को कोई लड़की पसंद आ गई और उसने उसको रख लिया बस बिकॉज उसको अच्छी लगती। इसमें कोई इन्होंने यही ये वाले कल्चर में भी चले गए थे। तो इन्होंने बहुत मतलब ओवर किया था, बासियों से शुरू हुआ और ये यहाँ तक आता गया, रिपल इफेक्ट जो था। और वो ओटमन एम्पायर की शक्ल में भी नजर आया, क्योंकि ओटमन एम्पायर तुर्क, वही तुर्क जिन्होंने बासियों का अडॉप्ट किया सिस्टम, वो इनके ऊपर आ। सो इवन देन ये बड़ा ही वास्ट एम्पायर था, इवन देन ये उन्होंने बहुत देर हुकूमत की। और इनका जो नाम है ना, उसको जरा अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो डायनेस्टी है ना, ये स्टार्ट होती है एक बंदे से जिसका नाम था उस्मान। उस्मान जो था वो फर्स्ट एम्परर था ओटमन एम्पायर का, और 1380 में उसने स्टार्ट किया था एम्पायर, और वो एक तुर्क था। उस्मान जो था, वो उससे ये डायनेस्टी शुरू होती है, तो ये उस्मान की डायनेस्टी है, ये बेसिकली हाउस ऑफ उस्मान से लोग निकल रहे हैं ना, जिन्हें उस्मान की डायनेस्टी के अंदर से लोग निकल रहे हैं। तो हाउस ऑफ उस्मान को वो जो तुर्क जो टर्किश है ना, उसमें उस्मान ली कहते हैं, उस्मान ली, ठीक है, OSMANLI, उस्मान ली। उस्मानली को अगर लैटिनाइज किया जाए, उसको लैटिन जुबान में उस्मानली को बोला जाए, हाउस ऑफ उस्मान को अगर हम लैटिन जुबान में बोलें, तो उसका वर्ड है ओटमन। तो ओटमन एम्पायर का मतलब है हाउस ऑफ उस्मान एम्पायर, या उस्मानली एम्पायर, या सल्तनत उस्मानिया, और या बेसिकली ओटमन एम्पायर। तो उसके चार पांच नाम है, ये कोई भी यूज किया जा सकता है। मतलब इसका ये है कि हाउस ऑफ उस्मान का एम्पायर है ये, तो इसलिए ऑटोमन एम्पायर का ये मतलब। तो ये इन्होंने ऑटोमन एम्पायर का भी हमने इंट्रोडक्शन कर लिया थोड़ा बहुत। अभी तक ऑटोमन एम्पायर के ऊपर भी कोई क्वेश्चन हो पूछने होंगे, फिर हम वेनिस के ऊपर वापस जाते हैं और वेनिस की स्टोरी देखते हैं, फिर हम आएंगे ऑटोमन एम्पायर पे वापस। ठीक है, नहीं, अभी तक तो क्लियर है। चलें। अब जो वेनिशियंस थे ना, ये जो वेनिस के लोग थे, उनको मैं वेनिशियंस कहूंगा, ठीक है, क्योंकि उनको वेनिशियंस ही कहा जाता था हिस्ट्री में। जो वेनिस के लोग थे ना, ये वेनिस जो था, ये क्योंकि सिटी, अब मैंने बताया ये ट्रेड करते थे और एक्सपर्ट्स थे। बट इनके बारे में हमने क्रूसेड्स के अंदर इनका जिक्र किया था, पहली दफा जब किया था, वो ये जिक्र किया था कि फोर्थ क्रूसेड में कश्तियां, जिन्होंने कहा था हम क्रूसेडर्स को कि तो हम तुम्हें कश्तियां देंगे, हम बिल्ड करके देंगे कश्तियां, और तुम्हें लिफ्ट भी दे देंगे, कि तुम्हें ड्रॉप भी कर देंगे अनातोलिया की साइड पे, आगे जाके तुम क्रूसेड्स लड़ लो, लेकिन हमारी मदद कर दो। वो विनीशियंस ही थे जिन्होंने ये कहा था। तो विनीशियंस जो थे, ये बहुत ही अच्छे शिप बिल्डर्स थे।
और इसके साथ साथ ये भी थे कि ये फ्री एक किस्म का आपको ड्रॉप कर देते थे डिफरेंट जगहों पे अपनी कश्ती में। फ्री तो नहीं बेसिकली, लेकिन आप उनको पैसे देते थे तो वो आपको डिफरेंट जगहों पे ये ड्रॉप कर देते थे, क्योंकि इनका सबके साथ बड़े अच्छे मामला थे, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी, बैजेंटीन एम्पायर के साथ भी, और जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल थे। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर, लेवेंट के अंदर, लेवेंट जो हमने ब्रॉन्ज एज में जिसका वर्ड यूज किया था बेसिकली, ये वाला एरिया जितना, ये वाला एरिया जितना है, इसको हम लेवेंट कहेंगे। ये इधर कॉन्स्टेंटिनोपल है, तो यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो ये आपको वेनिशियंस यहाँ पे थे, और वो यहाँ से आपको यहाँ ड्रॉप कर देते थे, या वो इधर लेवेंट भी ले जाते थे। तो उनका ये बड़ा ही सिस्टम अच्छा चल रहा था वेनिशियंस का इस तरह। और इसके साथ साथ ये है कि जब ओटमन एम्पायर जो है वो इमर्ज हुआ और बैजेंटीन एम्पायर जो है वो खत्म हुआ, और ओटमन एम्पायर ने आखिरकार कॉन्स्टेंटिनोपल पे टेक ओवर कर लिया यहाँ पे, तो जो वेनिशियंस थे उन्होंने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी, वो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने लग गए। पहले वो इनके साथ कर रहे थे बैजेंटीन के साथ, जब इधर इस्लामिक एम्पायर आया तो उन्होंने इनके साथ ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो उनका इनके साथ कोई इशू नहीं था, बिकॉज जो वेनिशियंस थे ना, इनका मेन जो ताल्लुक था वो था इजिप्ट से। इजिप्ट से इनका मेन था, क्योंकि इजिप्ट में पहले ममलूक थे, तो ओटमन तो बाद में आए ना इधर। तो इजिप्ट में जो ममलूक थे और जो इजिप्शियन सुल्तान था ना, उससे ये पेपर बिजनेस में काम था, इनका पेपर्स जो होती है ना, ये उसमें ट्रेडिंग किया करते थे। और इजिप्ट से ट्रेडिंग करने का ये था, क्योंकि इजिप्ट यहाँ पे, अगर मैं बड़े आपको मैप पे दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे है ना इजिप्ट, यहाँ पे, अब इजिप्ट जो है उसको ये सारी एक्सेस है इंडियन ओशन की, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर की है, उसको सारी एक्सेस है इंडियन ओशन की ट्रेड की। और इजिप्ट यहाँ पे, इजिप्ट के सुल्तान जो है ना, वो इंडिया से जो है, ये इस एरिया से यहाँ से पेपर्स लेते थे और वो उनको इंपोर्ट कर लेते थे बेसिकली, और वो इनकी ट्रेडिंग चल रही थी। अब वेनिस यहाँ पे है, वेनिस को यहाँ से वो उन पेपर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि जो उस दौर में रॉटन मीट होता था, ये जो जो खाना जो खराब हो जाता था उसके ऊपर वो पेपर्स जो हैं वो डाल देते थे ताकि उसकी स्मेल ना आए, और ये चीज़ें। तो इनको यूरोप को बहुत ज़रूरत थी, और मैं बताया वेनिस उनकी मेन थी जो ट्रेड करके यूरोप तक सप्लाई करी थी चीज़ें। तो वेनिस को वो चाहिए था, तो इनका इजिप्ट से बहुत अच्छे मामला थे इनके अभी तक, और इजिप्शियन से ये बड़ा इनका अच्छा बिजनेस चल रहा था। अब मसला ये हुआ कि जब हमने क्रूसेड्स के बारे में पढ़ा कि क्रूसेड्स हुई थी क्रिश्चियन वर्ल्ड जो यूरोप थी, यूरोप और ये इस्लामिक वर्ल्ड की मेन लड़ाई थी यहाँ पे, क्रूसेड्स। तो जब ये क्रूसेड्स हुई ना, तो इसमें हम इस्लामिक वर्ल्ड का जो यूरोपियंस के साथ है ना रिलेशनशिप काफ़ी डैमेज हो गया। और जब रिलेशनशिप डैमेज हो गया तो उस वजह से ये कि इतना जो इजिप्शियंस थे उनको अलाउड नहीं था कि वो यूरोप के अंदर दाखिल हों, और जो ये इस तरह इनका इंट्रैक्शन रुक गया और ये ट्रेड नहीं कर सकते थे। इन अदर वर्ड्स वेनिशियंस जो थे, जो वेनिस के लोग थे, अब वो इजिप्शियंस के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे और उनसे पेपर्स नहीं ले सकते थे। तो और इसलिए ये वाला और ये एक और बात हुई यहाँ पे मजेदार, वो ये थी कि जितना ये जो मेडिटेरेनियन सी है ना, ये सारा एरिया जो है ये एक्सेसिबल था, इसकी सारी एक्सेस जो है वो भी इजिप्ट के पास। तो इजिप्शियंस जो थे वो इस सारे एरिया को एक्सेस उनके पास थी, और वो इधर जितनी ट्रेड होती थी उसको भी संभाल रहे थे। तो अगर इजिप्शियन से आपके ताल्लुक खराब हो रहे हैं तो आपको सारी ये ट्रेड आपकी बेसिकली बंद हो जानी थी। और अगर ये ट्रेड बंद हो जाती है तो आपको बहुत सारा, और आपको वो इंडियन ओशन ट्रेड का रूट भी जो नीचे की तरफ जाएगा वो भी बंद हो जाएगा, और ये वाला भी बंद हो जाएगा। तो दो ट्रेड रूट आपके पूरी तरह क्लोज है। तो वेनिशियंस को किसी तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए थी कि वो इजिप्शियंस के साथ ताल्लुक कायम रखें, और यूरोप भी उनके उनको डिसोन ना करे, वरना यूरोप ने कहना था कि तुम हमारे दुश्मनों से क्यों ट्रेड कर रहे हो। तो वेनिस को कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी थी कि वो ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चले। सो वेनिशियंस ने ना प्लान ये किया, बल्कि मैं पहले जगह दिखाता हूँ फिर मैं आपको प्लान बताता हूँ उनका, कि ये जो सिटी है ना, ये वेनिस का एक एरिया, यहाँ पे ना वेनिशियंस ने ये जो चर्च है सेंटर पे बिल्ड हुआ हुआ, इस चर्च के अंदर दो जरूरी चीजें हैं इस चर्च के अंदर। एक तो हॉर्सेज हैं, ब्रॉन्ज हॉर्सेज उनको कहते हैं, वो मैंने शायद आपको अब याद नहीं हो, वो फोर्थ क्रूसेड में पढ़ाया था कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे क्रूसेडर्स ने हमला कर दिया था उन्होंने, तो उन्होंने वहां से घोड़े उठाए थे। वो जो ब्रॉन्ज एज कॉन्स्टेंटिनोपल, वो जो ब्रॉन्ज हॉर्सेस थे कॉन्स्टेंटिनोपल के, वो उठा के उन्होंने इस चर्च में ला के रख दिए थे। लेकिन उन्होंने इस चर्च में अंदर एक और चीज मौजूद है, वो है सेंट मार्क की बॉडी। सेंट मार्क वही है जो जिसको हम गॉस्पेल का एक जो नरेटर है, हम गॉस्पेल ऑफ मार्क, मैथ्यू, लूक, जॉन की बात की ना न्यू टेस्टिमेंट के अंदर, तो जो एक गॉस्पेल का जो राइटर था, जो नरेटर था, वो मार्क था। तो जो सेंट मार्क है ना, उसकी बॉडी भी इधर है, इस चर्च के अंदर मौजूद है।
अब ये असल में जो सेंट मार्क के अपने दौर में जो था ना, वो यहाँ पे इजिप्ट के अंदर वो इजिप्ट के अंदर ना अलेक्जेंड्रिया जो है ना, वहाँ पे बिशप, यहाँ पे बिशप के तौर पे सेंट मार्क जो है वो यहाँ रहता था, और उसने इजिप्ट में तबलीग करता था और बिशप के तौर पे यहाँ था। एंड देन जब वो मरा तो वो यहीं पे उसको अलेक्जेंड्रिया में दफन कर दिया गया। अब जो विनीशियंस थे उन्होंने क्लेम किया कि ये जो सेंट मार्क है ना, वो अपनी जिंदगी में वेनिस भी आया था, वेनिस यहाँ पे। अब वो वेनिस भी आया था। सो विनीशियंस ने क्लेम किया कि वो वेनिस है, तो हम उसको ओन करना चाहते हैं। सो विनीशियंस के दो विनीशियन मर्चेंट थे, दो वहाँ के वेनिस के। उन्होंने प्लान ये किया कि वो ना गए अलेक्जेंड्रिया ट्रेड के ऊपर। सो वो यहाँ से गए ट्रेड करने अलेक्जेंड्रिया। और यहाँ पे ट्रेड करते हुए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चोरी की सेंट मार्क की डेड बॉडी, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया से। और उन्होंने उसकी बॉडी जो है ना, वो एक खाने की सप्लाई जा रही थी उसके अंदर छुपा दी। और वो खाने की सप्लाई जा खाने के अंदर जो जो सप्लाई थी ना फूड की, मीट की जो सप्लाई थी, वो मीट था पोर्क का मीट, पिग का मीट। तो पिग मीट हमारे लिए तो हलाल है, तो हराम है, सॉरी। तो वो हराम है, इस वजह से ये हुआ कि, और उसे एक स्मेल भी होती है उस मीट की। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो वो पिग मीट की शिपमेंट थी ना, उसके अंदर सेंट मार्क की बॉडी रखी, और ऊपर जो है ना उन्होंने वो शिपमेंट रख दी। तो जो मुसलमान है उन्होंने वो स्मेल की वजह से, जो पिग मीट की स्मेल है उसको, उसकी वजह से पोर्क की जो स्मेल है, उन्होंने वो शिपमेंट चेक नहीं की। तो उन्होंने जब शिपमेंट चेक नहीं की, तो विनीशियंस जो है वो अलेक्जेंड्रिया से सेंट मार्क की बॉडी उठा के वेनिस ले आए। और उन्होंने, जो मैंने पहले जगह दिखाई थी, जो चर्च दिखाया था, यहाँ पे आके उन्होंने सेंट मार्क की बॉडी दफन कर। और फिर उन्होंने यूरोप को जस्टिफाई किया कि हम इस्लामिक वर्ल्ड से इसलिए ट्रेड कर रहे हैं कि हम तो वहां से अपने जो सेंट्स हैं और हमारे जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उनकी डेड बॉडियां वहां से स्मगल करते हैं। हम तो उनसे बिल्कुल इसलिए ट्रेड नहीं करें कि हमें कोई फायदा होगा या हमें कोई उसमें बिजनेस का फायदा। हम तो असल में अपने सेंट्स की बॉडियां स्मगल करते हैं, और हम तो रिलीजियस रीजन है हमारा, इसलिए ट्रेड करें। और कोई तो यूरोप ने भी इस बात पर उनकी पकड़ नहीं की, और बल्कि वो यूरोप ने उनको बेसिकली इजाजत दे दी कि वो कर सकता है। तो वेनिस फ्रीली फिर ट्रेड करता रहा इस्लामिक वर्ल्ड के साथ, और उसको किसी यूरोपियन कंट्री ने रोका नहीं इस बात पर कि तुम क्यों ट्रेड कर रहे हो हमारे दुश्मनों के साथ, बिकॉज उसने एक रिलीजियस रीजन थी और एक रिलीजियस ड्रामा किया पूरा। सो उसके बाद ये है कि विनीशियंस जो थे ना, इन्होंने ग्रेन्स में बहुत ज्यादा, मैंने बताया क्योंकि इनके कोई एरिया फर्टाइल नहीं था। लेकिन जो इजिप्ट है, इजिप्ट की तो हम शुरू से खासियत पढ़ेंगे। इजिप्ट के अंदर एक जो रिवर है वो नाइल है। नाइल जो है वो तो है ही फर्टाइल सबसे, मतलब वो एरिया का, उसके इर्द गिर्द बहुत एरिया फर्टाइल। तो इजिप्ट में बहुत फसल थी। फिनिशियंस के ताल्लुक इजिप्शियंस के साथ बहुत अच्छे थे, तो उनको फसलें भी मिल रही थी और ये वाला काम भी बड़ा अच्छा इनका चल रहा था। एंड देन एक और चीज थी कि जो विनीशियंस थे, ये सबसे ज्यादा जो चीज प्रोड्यूस कर रहे थे ना, वो थी टेक्सटाइल और ग्लास। आज तक वेनिस का ग्लास जो है मशहूर है। अब वो जो वेनिस का ग्लास था, उसमें जो कलर होता था ना, वो बनाने के लिए एक खास तरह की ऐश चाहिए थी। और वो जो ऐश जिस जो यूज होती थी वो ग्लास बनाने के लिए, वो ऐश कहाँ से आती थी? वो ऐश आती थी ओटमन एम्पायर। तो अब इनका रिलेशनशिप ये था कि जो मेन चीज वेनिस प्रोड्यूस कर रहा था, वो उसकी जो मेन कंपोनेंट ऐश थी वो आ रही थी, जो राख थी ना वो आती थी ओटमन एम्पायर की तरफ से। वो ओटमन जो तुर्कों के पास थी वो वाली राख। तो ये दोनों का इसलिए इंट्रैक्शन और बढ़ता गया। और इस तरह ये इसी दौरान ये है कि ओटमन एम्पायर जो है वो एक्सपैंड करते करते इजिप्ट में भी हुआ। तो अब इजिप्शियन से पहले ही ताल्लुक अच्छे थे, अब ओटमन एम्पायर भी वहां पे आ गया। तो इनके बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो गया और ये ट्रेड करने लग पड़े। अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कोई सवाल नहीं? नहीं, कोई सवाल नहीं था, हुआ तो हम खुद आपको स्टॉप कर लेंगे। नहीं, चले, कंटिन्यू मैंने कहा ब्रेक ले लेता तो मुझे भी सांस लेने का टाइम मिल जाए। तो सांस ले लें। नहीं, आप अब सांस आगे की ब्रेक ले लिया करो। सही, वो बोल बोल के ना हो जाता बंदा। तो इतने अब उसके बाद तो हमने ड्रिंक, बैलेंस के बारे में बात कर। हाँ जी फैसल भाई। मैं क्या इतने ओवर्स के बाद तो ड्रिंक ब्रेक बनता है। सही। तो अब हमने वेनिस की बात कर ली है। अब वेनिस के बाद हम चलते हैं ओटमन एम्पायर पे। उनका इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पहले दे दिया। अब उनके बारे में जरा हम बात करेंगे कि अराउंड 15th और 16th सेंचुरी ना, यानी 1400 से लेके 1700 के पीरियड में, 1400 से लेके 1600 के पीरियड में ना, इन्होंने सबसे ज्यादा तरक्की की, जिसको इनका गोल्डन एज पीरियड भी कहा जाता है। और इनकी जो पीक टाइम था इस सल्तनत का, स्पेशली अंडर टू सुल्तान, दो सुल्तान थे जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा
इनका इन्फ्लुएंस को फैलाया है। उसमें सबसे पहले तो महमद द कॉन्करर था। महमद द कॉन्करर जो था उसको मोहम्मद फातेह भी कहा जाता है। उन्होंने रूल किया था 1451 से लेके 1481 तक। ठीक है। तो 1300 में एम्पायर बना, तकरीबन उसके 150 साल बाद इनकी हुकूमत आई है। और इन्होंने एक्सपैंड की। एक तो ओटमन टेरिटरी, इनका सबसे बड़ा जो काम है ना वो ये है, यहाँ पे नजर आ जाएगा, महमद द सेकंड भी कहा जाता है, महमद द कॉन्करर भी कहा जाता है। इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया था, जो कि उस टाइम में बैजेंटीन एम्पायर की मेन पावर थी, और बैजेंटीन एम्पायर के आखिरी दिन ही चल रहे थे तब। तो उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया, बेसिकली फतह किया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जिसको फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है। और इन्होंने लिखा हुआ है कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो बेसिकली बैजेंटीन एम्पायर का भी एंड हो गया, तो वो कैपिटल था बैजेंटीन एम्पायर का। तो जब कॉन्स्टेंटिनोपल मुसलमानों के हाथ में आया, ओटमन एम्पायर के हाथ में आया अंडर सुल्तान मोहम्मद फातेह, तो बैजेंटीन एम्पायर उसके साथ ही फॉल कर गया। और ये 1453 में हुआ। ये सुल्तान बने 1451 में, और 2 साल बाद इन्होंने ये सीज की थी, और उसके बाद ये टेक ओवर कर लिया था 53 डेज की सीज के बाद। और जब इन्होंने टेक ओवर किया तो ये इसमें ये बड़ी बात ये है कि इधर भी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, उस पे पहले 20 आर्मीज फेल हुई थी उस पे हमला करने में। मतलब इससे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर 20 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल ने हमला किया था, और ईच टाइम दीज 20 जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है वो फेल हुए थे, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल का सबसे बड़ा मसला ये था कि उसकी बड़ी दीवारें जो थी ना वो क्रॉस नहीं होती थी, और आर्मी एंटर नहीं हो सकती थी। तो इस वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर नहीं हो सका, लेकिन इन्होंने कैप्चर भी किया। और एट द एज ऑफ 21 इन्होंने कैप्चर किया ये वाला एरिया। उसके बाद ये है कि इन्होंने जो फर्दर एक्सपेंशन की ना वो थी जो आगे यूरोप की तरफ। सो मैं अगर दिखाऊं कि कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पे है, ये बिल्कुल नीचे तुर्की लिखा भी हुआ है इन्होंने, कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पे है। ये जब इन्होंने कैप्चर किया तो इनको यूरोप की तरफ एंट्रेंस मिल गई, और फिर इन्होंने ये सारा एरिया, इनको बालकान्स कहा जाता है, ये सारे इलाका जो जितने डिफरेंट कलर्स के एरियाज हैं इनको बालकान्स कहते हैं। तो बालकन जितना ये इलाका था ना इसको कंट्रोल किया। इसमें बल्गारिया आ जाता है, मैसेडोनिया आ जाता है। मैसेडोनिया वही जगह है जहाँ से अलेक्जेंडर निकला था, अलेक्जेंडर का मेन होम जो था। रोमानिया, सर्बिया, कोसोवो, ये सारे इलाके जो हैं, अल्बानिया, और फिर अल्टीमेटली ग्रीस भी नीचे आता है। ये सारे ग्रीस जो है वो बालकान्स में नहीं आता, लेकिन ये बालकान जितना एरिया था ना ये भी ओटमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया, और ये ग्रीस का इलाका भी ओटमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया। सो ओटमन एम्पायर जो है वो यूरोप में दाखिल भी हुआ, और इसके साथ साथ फर्दर एक्सपैंड करते करते उन्होंने ये वाले एरिया सारे कैप्चर कर लिए। अब ये कैप्चर करने के बाद ये हुआ कि इधर इस वजह से ये है कि आज बॉस्नियन मुस्लिम्स भी मिल जाते हैं। तो इसमें एक मिनट, मैप में अगर देखें तो ओके ठीक है, मतलब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो ओके, हाँ, तो आपको बॉस्नियन मुस्लिम्स भी मिल जाते हैं, और इसलिए क्योंकि वो इस्लाम इधर दाखिल हो गया था। और मैं ज़रा सीज ऑफ जो कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी और कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हुआ था ना उसके बारे में ये ज़रूर बता देता हूँ कि कॉन्स्टेंटिनोपल की जो वॉल्स थी ना वो अभी तक मैंने बताया सबसे बड़ी हिंड्रेंस थी उसको कैप्चर करने में। तो इनको क्या फ़ायदा था जिसकी वजह से इन्होंने कैप्चर किया था, वो एक फ़ायदा ये था कि इनके पास कैनन्स थे। और ये वो दौर है इसमें गन पाउडर बड़ा मशहूर हो गया, गन्स भी इस्तेमाल हो रही हैं, कैनन्स तो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। तो गन्स अभी इतना पॉपुलर नहीं हुई, कैनन ज्यादा हुए। तो कैनन ये फर्स्ट एम्परर थे जिन्होंने, ओटमन एम्पायर के, जिन्होंने कैनन इस्तेमाल किया, और इस वजह से कैनन मुसलसल यूज कर करके 53 डेज की सीज के बाद आखिरकार कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें गिर गई। जब वो दीवारें गिरी तो फौज अंदर दाखिल होगी, और इससे इनके पास अपॉर्चुनिटी बनी कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करें। और भी इन्होंने काम किए थे, कश्तियां भी एंटर करवाई थी और इस तरह, लेकिन वो एक और स्टोरी है पूरी, उसके लिए और टाइम चाहिए। तो बस यहाँ पे ये कि इन्होंने ये काम किया। इसके बाद एक और जो इनके अगले एम्परर हैं वो हैं सुलेमान द मैग्निफिसेंट, जिनको कहा जाता है। वो 1520 से लेके 1566, तो दरमियान में महमद द कॉन्करर के बाद थोड़े से और सुल्तान गुजरे, और उसके बाद सुलेमान द मैग्निफिसेंट जिसको कहते हैं ये एम्परर बने, और 1520 में टिल 1566। और इन्होंने ये है कि इन्होंने सीरिया, इराक, जो मेसोपोटामिया का इलाका हमने पढ़ा, इजिप्ट का इलाका पढ़ा, इजिप्ट के बारे में अभी हम काफी देर से बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपेंशन हुई है ना, इतनी बड़ी जो एक्सपेंशन ये आपको नजर आ रही है, सारी इनके दौर में मेजरली इन्होंने की। और जो एशियन ट्रेड थी, वही वाली ट्रेड जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जो अपनी इंडियन ओशन ट्रेड है, जो कि नीचे की तरफ आती है यहाँ पे, इधर। और ये सारा इजिप्ट का इलाका, ये वाला इलाका, ये सारा ओटमन एम्पायर ने इनके रेन के अंदर किया। और मैंने ये भी बताया कि ये अंदर तो यहाँ तो एंटर हो गए थे,
इस वाले एरिया में पहले ही उनके दौर में, मोहम्मद द कॉन्करर के दौर में। लेकिन ओटमन एम्पायर जो है वो फर्दर वेस्टवर्ड जो है ना वो आगे एक्सपैंड करने लग पड़ा था, और इंडियन ओशन ट्रेड रूट सारा इनके अंडर आ गया था। इसी दौर के अंदर इन्होंने इंडियन ओशन ट्रेड रूट को अपने अंडर लेके, और सारी ट्रेड का ये जो टैक्सेस थे वो इनके पास जा रहे थे। अब यहाँ पे ना, इधर पिक्चर में दोबारा यहाँ पे एक जरूरी चीज बताऊं कि जो है कि ये हंगरी है। तो हंगरी के जो किंग के साथ भी इनकी जंग हुई थी, ये सुलेमान के दौर में, किंग सुलेमान के दौर में। और जो एम्परर सुलेमान था इनका, और हंगरी को भी इन्होंने हरा दिया था, और ये भी टेरिटरी कैप्चर कर ली थी, और आखिरकार ये वियना तक पहुंच गए थे। जो वियना तक है यहाँ तक एंटर हो गए थे, लेकिन सीज ऑफ वियना जो इन्होंने 1526 में की थी, लेकिन ये आगे फर्दर नहीं हुए। अगर ये वियना को कैप्चर कर लेते तो ये आगे यूरोप में दाखिल पूरी तरह हो जाते, और फिर ये यूरोप को भी और उसकी टेरिटरीज को कैप्चर करते, लेकिन यहाँ तक लिमिट थी बेसिक। ये सारी लिमिट जो आपको ऊपर नजर आ रही है, ये यहाँ तक हमने कैप्चर कर लिया था, और ये आगे सारा एरिया। तो ये बेसिकली बाल्कान का सारा इलाका, ग्रीस का सारा इलाका, ये सारे एरियाज हमारे ये ओटोमन एम्पायर के अंडर आ गए थे। अब यहाँ ये हुआ कि इस इनके ही दौर में ओटोमन एम्पायर जो है वो एक मेजर नेवल पावर भी बन गया, और उनकी नेवी बहुत ही स्ट्रांग हो गई। और ओटोमन एम्पायर का सबसे जो था साइज इस टाइम जो था वो रोमन एम्पायर के मुकाबले में हाफ द रोमन एम्पायर कर देना, तो इतना ओटोमन एम्पायर का साइज था। बट फायदा ये था कि जो इंडियन ओशन ट्रेड का रूट्स थे और इस तरह की चीजें थी, वो इतने बेनिफिशियल थी इस एम्पायर के लिए कि रिचर था ये, ज्यादा इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, और ये इनके पास जो एरिया था वो वैल्यूएबल ज्यादा था। रोम के पास जो एरिया था उतना वैल्यूएबल नहीं था। रोम की बहुत सारी टेरिटरीज जो थी यूरोप के अंदर, वो खाली और वीरान से एरियाज थे। इनका फायदा ये हुआ कि इनके जो इन्होंने टेरिटरी कैप्चर की, बड़ा ही वैल्यूएबल ट्रेड रूट्स थे उसमें, उसमें बहुत ही इनको फायदा मिलना था जो इन्होंने एरिया दिया था। अब जहां तक आ गया अब इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। वो ये कि अब इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, ये क्योंकि रोमन्स इन ये बैजेंटीन एम्पायर को उन्होंने कैप्चर भी किया था, लेकिन इन्फ्लुएंस भी थे, तो ये बैजेंटीन एम्पायर का स्टाइल कॉपी कर सकते थे। रोमन्स के दो कंसल वाला स्ट्रक्चर ले सकते थे, पर्शियन एम्पायर वाला कॉन्सेप्ट ले सकते थे, या इस्लामी एम्पायर भी बना सकते थे। बट मैंने बताया कि इनको एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ रिलीजन मिला था, क्योंकि वो इस सेंस में कि अब्बासियों से जो आ रहा था, तो अब्बासियों ने तो फिर खुद भी करके दिखाई थी कि फादर टू सन डायनेस्टिक सिस्टम उन्होंने भी बनाया था। तो इन्होंने उसी सिस्टम को कॉपी किया जो पहले उमय्यद ने भी किया, अब्बासियों ने भी किया। उसके बाद आपके ये जो फातिमिद थे और ममलूक थे और सल्जूक थे, यूबी थे, सारों ने एक ही हरकत की थी कि इन्होंने डायनेस्टीज बनाई थी। बाप से बेटा जो था वो सुल्तान बन जाता था हमेशा, अगला एम्परर, अगला रूलर। इन्होंने भी वही हरकत की, इन्होंने सेम वही डायनेस्टिक सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा जाता है स्लेव एरिस्टोक्रेसी। ये पूरा इसकी एग्जांपल दूंगा तो समझ आएगी। एरिस्टोक्रेसी हमने पढ़ी थी पहले भी। एरिस्टोक्रेसी ये होता है कि नोबल फैमिलीज जो है ना, जो नोबल खानदान है, वो उससे ही हुकूमत बनती है। तो मतलब एक तो मोनार्की है ना, बादशाह, उसमें भी एरिस्टोक्रेसी होती है किसी की। एरिस्टोक्रेसी ये है कि नोबल खानदान है, पूरा खानदान, ये नहीं सिर्फ बाप बेटा नहीं, पूरा खानदान है, और उसमें से भाई और उसके बच्चे एंड सो ऑन, कोई भी एम्परर बन सकता है ये। तो इन्होंने स्लेव एरिस्टोक्रेसी बनाई, मतलब स्लेव्स की एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को लिया जो स्लेव्स थे, और उनकी एक स्पेशल नोबल फैमिली बना दी। मतलब स्लेव फैमिली बना दी जो कि रूल करेगी, हुकूमत करेगी। इवन दो जो पीछे मेन एम्परर है वो डायनेस्टिक सिस्टम से आएगा। अब ये जरा थोड़ा सा मैंने बताया कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो उसको क्लियर करते हैं। एक तो ये कि सबसे पहले ऊपर जो सीट पे है वो है सुल्तान जो कि एम्परर है, और वो कौन सी लाइन से, वो उस्मान की लाइन से। जो मेन फर्स्ट एम्परर है उसकी लाइन से आ रहा है, वो है उस वो डायनेस्टिक सिस्टम का शिकार है, और वो उसी से आ रहा है। और पीछे जो जो अब गवर्नमेंट को चलाने के लिए आपको ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, आपको वो लोग चाहिए, स्टेट ऑफिशियल्स चाहिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें, पॉलिसी पास कर सकें। अब ये मसला शुरू से हमें ये जो फेस हो रहा था वो ये था कि जब इस तरह का हालात होते थे कि आपको ये चाहिए होते थे ब्यूरोक्रेट्स और ये वाली चीज़ें चाहिए होती थी, तो ये नोबल फैमिली के अंदर से होते थे, उसी खानदान के अंदर से लोग होते थे। तो ये क्या करते थे कि ये जो सुल्तान है, जो पावर में बंदा है ना, उसको हटाने की बहुत कोशिश करते थे, अपनी ताकत यूज करके गद्दारी करते थे, किसी तरह की दो नंबरियां करते थे कि किसी तरीके से एम्परर जो है, जो सुल्तान है, वो हटाया जाए और हम हुकूमत कर लें, मेरे बच्चे हुकूमत कर लें। तो ये ब्यूरोक्रेट्स वाला जिसको हम हेरेडिटरी नोबल्स वाली बात कहते हैं ना, ये वो वाला स्ट्रक्चर था। तो वो मतलब इनहेरिटेंस से नोबिलिटी जो आ रही, तो इनको पता था कि ये वाला मसला हर जगह होता है, और इससे या तो इसके दो ही रिजल्ट एंड पे होते हैं कि या तो वो जबरदस्ती आपकी फैमिली में शादियां करवाते हैं कि आपका खून मिक्स हो जाए और वो फिर एम्परशिप ले सकें, या वो आपको मरवा देते हैं। अदरवाइज कोई इस तरह ये जो नोबल खानदान है ये हमेशा यही करता है।
तो इन्होंने ये जो आइडिया इंट्रोड्यूस किया वो स्लेव एरिस्टोक्रेसी का था कि हम ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो है और हमारी जो फौज का एक स्पेशल ग्रुप जो एलीट फोर्सेज है ना, वो एक खास ग्रुप ऑफ स्लेव्स बनाएंगे। खास ग्रुप ऑफ स्लेव्स होंगे जो हमारे गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बनेंगे जो काम करेंगे। और उन्हीं खास लोगों में से एक ग्रुप बनेगा जो लड़ने के लिए इस्तेमाल होगा, जो स्पेशल फाइटिंग फोर्स होगी। और ये दोनों ग्रुप्स के ऊपर जो पाबंदी होगी, सबसे बड़ी पाबंदी ये होगी कि ये दोनों बच्चे नहीं करते। क्योंकि अगर इनके जब बच्चे नहीं होंगे तो उस वजह से ये होगा कि ये हेरेडिटरी वाला मसला ही खत्म हो जाएगा। इनहेरिटेंस हो, बच्चे ही नहीं होंगे तो अपने किसको पास करनी है? अगर आप बगावत करने की कोशिश भी करें तो आप मर गए तो बस खत्म होगी ना बात। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर चाहिए था। और अब ये जो स्ट्रक्चर मैं बताने लगा हूँ, ये स्ट्रक्चर सिर्फ ये ओटमन एम्पायर का शिकार नहीं था। हिस्ट्री में चाइना में ये ज़्यादातर सबसे पहले ये बीमारी फैली थी, और उसके बाद ये फैलते फैलते इस्लामिक एम्पायर में भी आई, अफ्रीका में भी आई है, हर जगह डिफरेंट एरियाज में, यूरोप में भी ये गई है, जहाँ पे एक क्लास ऑफ पीपल को इस तरह अलग कर दिया गया सोसाइटी। सो ये अब्बासियों ने भी किया था बाय द वे, और ये ओटमन एम्पायर ने भी हरकत की। मैं बताया वहीं से आ रहा है सब कुछ इनके पास। वो ये था कि इन्होंने एक नई क्लास ऑफ पीपल बनाई जिनको यूनिक्स कहा जाता है। यूनिक्स, EUNUCHS। यूनिक्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो मैन के लिए, इन दिस केस मैन को यूनिक्स कहेंगे। वो मैन जिनके रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं उनको काट दिया जाता है, उनको कैस्ट्रेट किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। इससे ये होता है कि वो बच्चे नहीं कर सकते, और इससे ये होता है कि वो शादियां भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक यूनिक्स की क्लास बनाई, और ये यूनिक्स की क्लास बड़े ही गंदे तरीके से उन्होंने बनाई थी। वो इस तरह की ये किडनैप करते थे क्रिश्चियन बच्चों को, और फिर उनको इस्लाम कबूल कराते थे, और फिर उनको रेज करके या तो दो ऑप्शन देते थे, या तो तुम फौज में चले जाओ, जो उनकी फौज थी उसका नाम था जानिसारीज जिनको कहते हैं, या तो जानिसारी बन जाओ या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स बन जाओ। और उसको साथ कैस्ट्रेट किया जाता था, उसको यूनिक बना दिया जाता था, और जब वो यूनिक बन जाता था तो वो बच्चे कर नहीं सकता था, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या जानिसारी हो। तो जंग में लड़ना तो जान जान देगा, लड़ेगा अपनी चढ़ाइयाँ, और अगर ब्यूरोक्रेट होगा तो क्या बगावत कर सकता है। तो ये इन्होंने सिस्टम बनाया यूनिक्स का, और इनकी गवर्नमेंट में बहुत सारे यूनिक्स थे, मतलब वो एक पूरा सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूनिक लोग थे। और असल में चाइना में शुरू यहाँ से हुआ था कि चाइनीज जो औरतों के जो एरियाज थे ना, स्पेशली जैसे जहाँ पे मलकाएं रहती थी और ये वाले, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स भी चाहिए थे ना, उनको यूनिक यूनिक गार्ड्स रखे जाते थे। वो बंदे रखे जाते थे जो खतरा नहीं होंगे औरतों के लिए सेंस में। सो और फिर बाद में इस्लामिक एम्पायर में भी ऑन द बेस लेवल इसी तरह इंट्रोड्यूस हुआ कि ये यूनिक्स जो है, ये जो हरम है औरतों का और ये वाले एरियाज है, वहाँ की हिफाजत करें। लेकिन करते कराते ऑटोमन एम्पायर ने इनको पूरी तरह इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, ये इस मसले से बचने के लिए कि हमारी हुकूमत ना टूटे। और उन्होंने इनकी स्लेव एरिस्टोक्रेसी को, ये इसको कहते हैं स्लेव एरिस्टोक्रेसी, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दी। स्लेव्स हैं और नोबल फैमिली भी है, स्लेव्स की एक किस्म की, जो यूनिक्स की फैमिली है पूरी। यूनिक्स की फैमिली इस सेंस में कि बच्चे तो नहीं हो सकते, लेकिन एक ग्रुप ऑफ यूनिक्स हैं जो कि रूल कर रहे हैं, और फिर नए यूनिक्स आ जाते हैं, बच्चे तो इनके नहीं होंगे। सो इस तरह का एक स्ट्रक्चर था, और इन्होंने बहुत देर ये चलाते रहे इस सिस्टम को। और बाद में ये हुआ कि जो जानीसारी थे, जो पिक्चर में आपको नजर आ रहे होंगे, इनके पास गन्स थी, इन्होंने जंग में काम किया इनके लिए बहुत देर, बट आखिरकार ये भी तंग आ गए, और इन्होंने फिर बगावत की। और बगावत करके इन्होंने ये किया कि इन्होंने लॉबी किया एम्पायर के खिलाफ, और कहा कि हमें अलाउड होना चाहिए कि हम शादियां कर सकें, और ये अलाउड होना चाहिए कि हम बच्चे कर सकें, कि मतलब हमें यूनिक्स नहीं नहीं बनाया जाए। तो ये वाले के लिए, इस चीज़ के लिए फिर इन्होंने रेजिस्ट किया, और आखिरकार ओटमन एम्पायर को मानना पड़ गया, और उन्होंने फिर इजाज़त दे दी, और ये सिस्टम ख़त्म हुआ, और आखिरकार अल्लाह का शुक्र क्रैश हो गया। लेकिन उसके बावजूद ये थे, इनके हरम में फिर भी गार्ड्स जो थे वो यूनिक्स ही होते थे। तो ये तो बहुत देर इनका सिस्टम इस तरह का चलता रहा। इवन देन, इस सारे सिस्टम के बावजूद इनके अंदर मसला फिर यही रहा कि ये ब्यूरोक्रेट्स वाला तो मसला नहीं आया, क्योंकि अब कोई नोबल फैमिली थी नहीं ना। नोबल फैमिली सिर्फ वही थी जो सुल्तान से आ रही थी, उसके बेटे था। तो जो उस्मान की लाइन से आ रहे थे, उस्मान और फिर उसके बच्चे और उसके बच्चे, तो वो डायनेस्टिक सिस्टम ही था। और उसके बाद जो भाई वगैरह जो है वो हुकूमत में उनका हिस्सा ही नहीं था कहीं पे। लेकिन इनका अब मसला ये होने लगा कि अब सुल्तान, क्योंकि इतने चार चार शादियां थी, ऊपर से कॉन्क्यूबाइंस थी, तो उनके बहुत सारे बच्चे होते थे, बच्चे ज्यादा थे। तो हाँ, जब सुल्तान मरता था तो उसके बाद जो नया एम्परर आता था, वो जो उसका बेटा जो एम्परर बनता था, जिसको वो हेयर डिक्लेयर करता था, वो लड़ पड़ते थे एक दूसरे से। और जब वो एक दूसरे से लड़ते थे और इनकी एक दूसरे से जंगें होती थी, तो उस वजह से ये उन्हें लग पड़ा कि बिकॉज दे स्टार्टेड फाइटिंग ईच अदर, तो हुकूमत जो है वो अनस्टेबलाइज हो जाती थी, एम्पायर जो है वो अनस्टेबलाइज हो जाता था, और उसके हालात बुरी तरह खराब हो जाते थे। तो और इस तरह ये है कि फिर लड़ते लड़ते तो आखिरकार इनका एक एम्परर था, मुझे उसका नाम नहीं एग्जैक्ट याद, कि
उस एम्परर ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कि ये हालात हो गए थे कि उसने कहा कि जो भी अगर एक बाप है और उसने उसके 4 बच्चे हैं और उसमें से उसने जो सबसे बड़े बेटे को एम्परर बना दिया, मतलब उसने कहा कि मेरे बाद ये बनेगा हेयर, मेरा ये है और ये एम्परर बनेगा मेरे बाद, और वो मर गया, तो जो नेहा जो उसका बड़ा बेटा है जब वो एम्परर बनेगा तो अपने तीनों छोटे भाइयों को वो मार देगा। एम्परर बनते ही पहला काम एम्परर बनते उसको ये होगा कि अपने भाइयों को मार दे, बिकॉज हमेशा बगावत होती है, हमेशा लड़ाई होती है, और ये तो हिस्ट्री गवाह है कि ये हमेशा लड़ते थे। ये जो मोहम्मद द कॉन्करर के बारे में बताया, इनके बाद भी लड़ाई हो रही थी और ये इस तरह बार बार लड़ाई हो रही। तो ये ऐसे ही उस्मान बेसिकली जो पहला इनका एम्परर था, जो पहला जिससे स्टार्ट हुई थी ये डायनेस्टी, वो उसने नहीं भाई मारे थे अपने, और उसके बेटे ने नहीं मारे थे, और उसके बाद से लेके मतलब अराउंड 13 तकरीबन 1350 के बाद से लेके और टिल यानी 1700 1800 तक ये मसला चलता रहा, ये एक दूसरे के भाई भाई को मारता रहा तख्त के लिए। और इस वजह से फिर इनको मजबूरन ऐसी पॉलिसी भी डिजाइन टेम्परेरली करनी पड़ी थी, ऑब्वियसली बाद में इन्होंने वो खत्म कर दिया सारा। और इनका जो पूरा एम्पायर का ये स्ट्रक्चर अब पॉलिटिकल, तो ये एक तरफ अब इनके टोटल 36 सुल्तान थे, तो 36 एम्पर थे, और उसमें ये है कि 600 साल इन्होंने हुकूमत की, तो रफली यही देखें कि हर 100 साल में इनका एक अच्छा एम्पर आता था ऑलमोस्ट। कि हर, और मैंने क्योंकि इनको डीपली थोड़ा स्टडी किया कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा इनकी डिटेल दे सकता हूँ। अगर मैं बादशाहों के बारे में भी इतनी डिटेल में पढ़ता तो मैं शायद उनके बारे में भी ये बातें बताता, बट ओटमन एम्पायर को मैंने थोड़ा पढ़ा है, तो इसलिए मैं उनके बारे में ये ज़्यादा बाकी एम्पायर के मुकाबले में ज़्यादा डिटेल दे रहा हूँ। लेकिन इनके यही समझें कि इनके जो 36 में से है ना, तो वो 600 साल में कोई एक ही एम्पर था, मतलब 30 गंदे एम्पर वर्सेस 3 अच्छे, 6 अच्छे। तो ये स्ट्रक्चर रहा है इनकी हिस्ट्री, कि 6 अच्छे एम्पर निकले होंगे टोटल इनकी हिस्ट्री में, अदरवाइज हर एम्पर ने किसी ना किसी तरीके से 2 नंबरी जरूर की है, कोई गलती की है। ऑब्वियसली इन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी की, इन्होंने फलस्तीन का एरिया जो है यहूदियों को नहीं देने दिया, इन्होंने बहुत, इनको यहूदियों की तरफ से रेजिस्टेंस आई, इनको क्या नाम है यूरोप ने बहुत तंग किया, लेकिन ये इवन देन रेजिस्ट करते रहे उन जो ऑफर्स थी और उन चीज़ों को, और एंड तक इन्होंने किया। और ये भी मसला, और दरमियान में कुछ ऐसे भी इनके एम्परर्स हैं जिन्होंने अपने भाई नहीं मारे थे, जिन्होंने ये पॉलिसी का इनकार किया, जिन्होंने रोका कि ये वाली हरकत नहीं करनी, लेकिन वो फिर ये होता था कि अगर भाई जिंदा था तो उसको यूरोपियंस जो थे वो ब्राइब करते थे, वो बेसिकली उसको मोटिवेट करते थे कि तुम क्यों नहीं सुल्तान बनते, तुम क्यों नहीं तख्त ले लेते, तो इस तरह बगावत होती थी, तो वो ये हालात तो हो गए। तो हम यही कह सकते हैं कि इनके इस्लामिक रूट्स में सबसे ज्यादा मसला था जो सबसे बड़ा है, वरना ये लड़ते ही ना शुरू से, तो इनका कहाँ से बीमारी डीपली कहीं से आ रही इनकी साइकोलॉजी के अंदर। अब ये है कि हमारा मेन टॉपिक ओटमन और एवेनेस को तो अब हमने पूरे उनके स्ट्रक्चर देख लिए हैं, इनकी ट्रेड भी देख ली एक दूसरे के साथ। अब ये है कि ओटमन और वेनिस का रिलेशनशिप थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके फिर हमने जो आंसर करने थे क्वेश्चंस जो शुरू में हमने दो पूछे थे कि यूरोपियंस की तरक्की और फिर अमेरिका पहुंचना और सारा कैसे हुआ इनके रिलेशनशिप की वजह से। जो ओटमन्स थे उन्होंने अच्छा इजिप्ट को जरूर ना, कैप्चर एक कर। क्वेश्चन है मेरा, मेरे से शायद हम्म। पॉइंट मिस हो गया कि हम इसको बार बार ओटमन एम्पायर कह रहे हैं, लेकिन ये शुरू तो महमद कनकरर से हुआ था ना, तो ये नाम क्यों? नहीं यानी ये नहीं, हिस्ट्री बाद में कहीं लिखी गई इस वजह नहीं से? नहीं 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 नहीं, ये मोहम्मद द कॉन्करर तो इनके, मैंने मोहम्मद द कॉन्करर और सुलेमान जो है वो अच्छे बड़े एम्पायर्स हैं इनके। स्टार्ट ये उस्मान ओके से हुआ ओके। था, उस्मान से हुआ था स्टार्ट एम्पायर। पहला एम्परर का नाम उस्मान था, ठीक है। और मैंने शुरू में वो सारा एक्सप्लेन किया कि पहला एम्परर जो था वो उस्मान था, और उस्मान को अगर हम सही। कहें ना, क्योंकि क्योंकि गॉट इट। सारी डायनेस्टी उस्मान की फैमिली से थी, तो हाउस ऑफ उस्मान के अंदर से थे ना सारे लोग, तो हाउस ऑफ उस्मान को अगर लैटिन में बोलें तो उसको ओटमन कहते हैं, मतलब हाउस ऑफ ठीक उस्मान का है। लैटिन वर्ड है ओटमन, इसलिए ओटमन एम्पायर। गॉट इन इट अदर गॉट वर्ड इट। हाउस ऑफ उस्मान का एम्पायर। तो और दूसरा अब मैंने ये पूछना था कि जो हम्म, ये सारा इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम चलाने के लिए किया, चाइनीज सिस्टम लिया और सारा कुछ, कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई तारीख लिखने वाले ने ऐसा कोई लिख दिया हो, असल में ऐसा ना हुआ हो? यानी यकीन ही नहीं नहीं ये आता वैसे कि मुस्लिम एम्पायर के अंदर। ये ये इनके बारे में नहीं है सिर्फ, असल में जब हिस्ट्री में बुक बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी चीजें, अगर मैं यहाँ बताने लग पड़ूंगी क्या क्या इन्होंने नहीं, चाइनीज ने भी बहुत गंद किया, हर, और मुसलमानों ने भी और यूरोपियंस ने भी, क्योंकि ये ट्रेंड था। जो उस दौर का क्यों ट्रेंड बना, किस तरह बना, इसकी ओरिजिन मुझे नहीं पता कितना ये, लेकिन ये बहुत पुराना ट्रेंड था कि यूनिक्स का कल्चर तो इतना कॉमन था कि ये वाली हरकत करना, कि लोगों को, ओके बच्चों को ओके। अगवा करके ये करना, तो ये इनके ऊपर कहाँ से इफेक्ट आया ये नहीं पता, लेकिन ये कॉमन था, और ये बहुत लेट सही एजेस तक है, सही। तो एविडेंस तो बहुत पक्का कि ये कर रहे थे यार का, तो और ये नहीं ओके सिर्फ ये ओके। चाइनीज कर रहे थे,
और मैं ये नहीं कहता ये चाइनीज से इन्फ्लुएंस है, मैं मुझे तो यही है कि अब्बासी भी ये कर रहे थे हरकत, तो इन्होंने अब्बासियों से भी कॉपी शायद कर लिया, और जो सादा सी बात है, ये मैं बताया इस्लाम तो उधर से आ रहा है ज्यादा इनका, अरबों की तरफ से, जो लेटर अरब ने सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू तो नहीं ये रिलीजन को ज्यादा इन्होंने किया, ना इनका इंटरेक्शन है उस लाइन से इस तरह का। तो क्योंकि ये बाद में हमारे लिए काम किया ना इन्होंने, उससे पहले तो ये अर्ली एज में तो नहीं थे इस्लामिक एम्पायर। तो अब ये है कि ओटमन एम्पायर जो है, जब उन्होंने इजिप्ट को कैप्चर किया तो उन्होंने बेसिकली सारी ट्रेड को कंट्रोल कर लिया, हमने पहले बात कर ली है। और वेनिशियंस जो थे उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी ट्रेड करते थे, तो ओटमन एम्पायर ने उनको पूरी इजाजत दी कि आप हमारे थ्रू गुजरें और ट्रेड करें। और बड़े मैप पे पल के दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आप जो है, तो बेसिकली वेनिशियंस यहाँ हैं और ये इजिप्ट है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे थ्रू ट्रेड कर लें और इंडियन ओशन के थ्रू, और आप करें ट्रेड पूरी वर्ल्ड के साथ, और हमें जो है वो टैक्सेस देते जाएं, जो कि पहले हमने बात की वो टैक्सेशन होती थी, और इस तरह ओटमन एम्पायर भी रिच होता जाएगा और वेनिशियंस जो है वो ट्रेड के थ्रू रिच होते जाएंगे। अब ये करते कराते वेनिस जो था ना वो बहुत ही अमीर हो गया, वेनिस बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया, और उसका एक साइन ये भी है कि वेनिस जो है वो मार्बल पे बिल्ड हुआ हुआ है, उस दौर का ये सिटी है, और ये पूरा मार्बल्ड सिटी है, और ये है भी पानी के ऊपर। तो ये पूरा मार्बल्ड और बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर है इधर, और ये बड़ा वेल डिजाइंड सिटी है, तो इसका मतलब ये बहुत अमीर हो गए। और ये जब अमीर हुए तो इनके अमीर होने से ये हुआ कि ये इन्होंने पैसे, क्योंकि पैसे एक कहीं ना एक एंगल ये भी है हिस्ट्री का कि पैसे भी जरूरत पड़ती हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको साइंस में तरक्की के लिए पैसे चाहिए, ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ये कंक्लूजन नहीं दे रहा, पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। तो उस पर्सपेक्टिव यहाँ से भी निकलता है, वो पर्सपेक्टिव कि इन्होंने इतनी तरक्की की, इनके पास पैसे आ गए, जब पैसे आ गए तो इन्होंने फिर यूरोपियन रेनेसांस जो है इसके बाद, यूरोपियन रेनेसांस बेसिकली वो दौर है जिसमें यूरोप ने खूब तरक्की की, जिसके दौर में मोनोलिजा जो है वो भी बनी थी, और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी, और बहुत सारा इन्होंने काम किया आर्ट्स और लिटरेचर में, और बाद में साइंस में एनलाइटनमेंट भी आई। वो सारा जो दौर था ना वो तब अशर इन हुआ जब वेनिस रिच हुआ। वेनिस रिच हुआ तो वेनिस के पास पैसा था, और ये लीडिंग सिटी बन गया यूरोपियन रेनेसांस का, यूरोपियन तरक्की का। ठीक है, रेनेसांस का मतलब तरक्की नहीं है, लेकिन रेनेसांस का मतलब यही लेंगे वो दौर है जिसमें यूरोप ने तरक्की आखिरकार शुरू की थी, डार्क एजेस से निकल गया था और अब तरक्की करने की तरफ चला गया था, और उसके बाद एनलाइटनमेंट आई, रिफॉर्मेशन आई, और ऐसा आगे फ्यूचर में दौर चलता गया। अब ये है कि ये रिच हो गए, तो इस वजह से एक तो ये, और ये रिच किस लिए हुए थे, क्योंकि इनका रिलेशनशिप जो था म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप ओटोमन एम्पायर के साथ, तो इसलिए। और तो एक वजह तो ये बनी, तो हमने कहा यूरोपियन तरक्की की वजह बना इनका रिलेशनशिप, तो यहाँ पे यही नजर आ रहा है कि इनको पैसे रिच हुए इसी ट्रेड की वजह से, और बाद में उसी वजह से तरक्की कर सके, यूरोप भी कर सकोगे, यूरोप को इनकी वजह से एक्सेस मिल रहा था सारा, और यूरोप को पैसे भी जा रहे थे इधर से। दूसरा ये है कि वेनिस जो खुला था ना, इसकी ओपनिंग से ये हुआ, इसकी जो ओपनिंग थी विद द इस्लामिक एम्पायर, उससे एक ये फायदा भी हुआ कि जो आपके यूरोपियंस थे ना, वो मैंने बताया क्रूसेड की वजह से नहीं इंटरेक्ट कर रहे थे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ, लेकिन अब एक चीज चेंज होगी, अब वेनिस और ओटमन एम्पायर दोनों इंटरेक्ट कर सकते थे, मतलब बेसिकली इस्लामिक वर्ल्ड और जो यूरोपियंस हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जब वो इंटरेक्ट कर रहे थे, जो ग्रीक आइडियाज मुसलमानों ने गोल्डन एज के दौरान ट्रांसलेट की थी ग्रीक्स की किताबें, और जो नॉलेज जितना इकट्ठा किया था, और जो खुद चीजें डिस्कवर की थी और अपनी रिसर्च की थी, वो सारी रिसर्च अब यूरोप के लिए अवेलेबल थी, और यूरोप उस सारी रिसर्च को अब एक्सेस कर सकता था, क्योंकि पहले वो क्रूसेड्स की वजह से बंद हो गया था इंटरेक्शन, लेकिन अब वो फिर खुल गया वेनिस और ओटमन एम्पायर के रिलेशनशिप की वजह से। जब ये खुला तो वो अब यूरोप का रिसर्च भी थी, पैसे भी आ गए, रिसर्च भी आ गई, और जो ग्रीक वर्क था और इस्लामिक स्कॉलर का जो वर्क था, वो जब यूरोप का खुला तो यूरोप के बस, वो यूरोप ने फिर अगले 100 साल बस उसको चाहिए थे, और उसने फिर ये सारे कलेक्शन ऑफ डाटा और चीजें लगाई, और यूरोप तरक्की पे लग गया। सो इनके रिलेशनशिप से दो चीज, एक पहला जो फायदा है वो यूरोपियन एडवांसमेंट, जिसकी वजह ये है कि एक तो रिच हो गए थे, दूसरा आइडियाज ट्रांसफर होने का, बहुत आइडियाज की एक्सेसिबिलिटी मिल गई थी जो पहले इस्लामिक वर्ल्ड के पास बंद हो गए। दूसरा ये हुआ कि जो इनके रिलेशनशिप से फायदा, वो मैंने बताया कि अमेरिका कैसे मिला आखिरकार। अमेरिका मिलना इन दोनों के रिलेशनशिप से कैसे कनेक्ट करता है, कि यूरोपियंस जो थे जब उन्होंने देखा कि वेनिस और ओटोमन एम्पायर इतनी अच्छी ट्रेड कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम भी और ट्रेड रूट्स ढूंढते हैं, हम भी और रास्ते ढूंढते हैं जिनके थ्रू हम ट्रेड कर सकें विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हम भी ना ईस्ट से जो ईस्ट के अंदर जैसे पेपर बिजनेस जो इंडिया के साथ, जो बेसिकली इंडियन ओशन ट्रेड है ना, उसको किसी और तरीके से हम भी एक्सेस कर सकें। सो यूरोपियंस का ये एम था कि वो किसी तरीके से ना, बेसिकली यूरोपियंस से वो किसी तरीके से ये वाला ट्रेड रूट को एक्सेस कर सकें, लेकिन यहाँ से उनका ये ट्रेड रूट तो ये पहले ही वेनिस ने ऑक्यूपाई किया हुआ था यहाँ से। सो
अब यूरोपियंस को कोई और रास्ता, ये बल्कि ब्लू है नजर नहीं आएगा आप लोगों को, या और यूरोपियंस को कोई और रास्ता ढूंढना था, सो दे वेंट ईस्ट। जो पोर्चुगीज थे ना जो यहाँ पे रहते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ईस्ट जाएं। सो पोर्चुगीज गए ईस्ट, और वो ईस्ट और पहले साउथ गए टेक्निकली, और फिर वो ईस्ट गए और वो आखिरकार पहुंच गए, पहले अफ्रीका पहुंचे, और अफ्रीका से पहुंचते 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 वो आखिरकार इंडिया तक पहुंच गए। और जब वो इंडिया में दाखिल हुए तो उनके पीछे ही डच भी दाखिल हुए, और उनके पीछे आए ईस्ट इंडिया कंपनी आए आखिरकार। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब इधर आती है, तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जब वो इधर दाखिल हुई तो आगे हमें हिस्ट्री पता है कि उन्होंने फिर ये कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की। और पोर्चुगीज पहले पहुंचे थे यहाँ पे अफ्रीका में भी, तो अफ्रीका को भी उन्होंने कॉलोनाइज किया। तो एक तो ये हुआ कि कॉलोनाइजेशन भी इनके इंटरेक्शन की वजह से ही हुई है, एक किस्म की। शुरू ये इंटरेक्ट किया है तो यूरोप को मोटिवेशन मिली कि मैं भी रास्ते ढूंढूं जिसके थ्रू मैं ट्रेड कर सकूं और इन रास्तों का फायदा उठा सकूं। तो वो एक्सेसिबिलिटी इनके ट्रेड ने ही उनको ये मोटिवेशन दी। दूसरा क्या हुआ कि एक मिनट इसको करूं। दूसरा ये हुआ कि जो यूरोपियंस थे ना, अब ये यूरोपियंस यहाँ पे हैं। अब उस दौर में दुनिया का नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ भी है, बेसिकली ये एरिया जितना ये मैप पे तब एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यूरोपियंस को था कि उनको था कि अगर हम वेस्ट जाएंगे ना, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे और हम एशिया आ जाएंगे। मतलब दुनिया गोल है ये तो पता चल गया था उनको कि दुनिया गोल है। तो उनको था कि चाइना और इंडिया तक हम पहुंच जाएंगे। दैट वाज द आइडिया। तो जो स्पेनिश थे जो यहाँ पे रहते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये रूट, तो ये इन्होंने पोर्चुगीज ने ये वाला निचला रूट ले लिया, ये वाला जो ये रूट मैंने सर्कल किया अभी, और वो इधर नीचे चले गए। सो जो स्पेनिश थे उन्होंने कहा कि और ये वाला रूट जो है ये वेनिस एम्पायर, वेनिस और ओटमन यूज कर रहे हैं इंडियन ओशन ट्रेड की वजह से। ये दो रूट्स तो यूज हो रहे हैं, रूट जो 1 है और आपका ये 2 है, ये दोनों रूट्स यूज हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तीसरा रूट ढूंढते हैं। वो तीसरा रूट ये था कि दे डिसाइडेड कि हम अटलांटिक ओशन जो है ना, उसके थ्रू हम वेस्टवर्ड जाते हैं और हम यहाँ से निकलेंगे और हम चाइना पहुंचेंगे। उनको बिल्कुल नहीं पता था कि अगर वो वेस्ट जाते गए तो आखिरकार वो अमेरिका पहुंचेंगे, और जब वो नॉर्थ अमेरिका लैंड किए तो कोलंबस जो है वो जब अमेरिका पहुंचा तो फिर आगे हमें पता कि उन्होंने अमेरिका को ऑक्यूपाई किया, कॉलोनाइज किया, वहाँ नेटिव्स से इंटरेक्ट किया, और फिर अमेरिका फाउंड हुआ मैप पे, और फिर तरक्की शुरू हो गई यूरोप की। तो ये वो एज आ जाती है। सो वो भी वेनिस और ऑटोमन एम्पायर के रिलेशनशिप की वजह से यूरोप मोटिवेट तब भी हुआ कि उसको कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, और वो रास्ता ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंचा। ये था आज का लेक्चर। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें।